नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे मित्रों। पिछली क्लास अपनी चल रही थी रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। और उस क्लास में प्यारे साथियों अपन ने बात की थी कि लेखांकन का मीनिंग क्या होता है, लेखांकन की विशेषताएं, जिसमें अपन ने दो प्रकार की विशेषताएं पढ़ी थी प्यारे साथियों। लेखांकन की सामान्य विशेषताएं जिनको जनरल फीचर्स कहते हैं, और लेखांकन की गुणात्मक विशेषताएं जिनको क्वांटिटेटिव फीचर्स कहते हैं। इसके बाद प्यारे साथियों अपने लेखांकन के उद्देश्य जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अकाउंटिंग के यानी लेखांकन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपने चर्चा की थी। अब आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों, बुक कीपिंग। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है बुक कीपिंग। और प्यारे साथियों बुक कीपिंग को हिंदी में कहते हैं पुस्त पालन। क्या कहते हैं हिंदी में? पुस्त पालन। ठीक है। अब प्यारे साथियों आपको ध्यान देना है, ये बुक कीपिंग जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो गया बुक और प्लस कीपिंग, दो शब्दों से मिलकर अपना क्या शब्द बना है? बुक कीपिंग, पुस्त पालन। बुक का मतलब हो गया पुस्तकें, ठीक है, और कीपिंग का मतलब हो गया रखना। तो इसको अपन यदि इसकी बात करें, बुक कीपिंग का मतलब क्या हो गया कि हिसाब से संबंधित पुस्तकें रखना। यदि अपन साधारण भाषा में बात करें, हिसाब से संबंधित पुस्तकें रखना, ये क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों? हिसाब से संबंधित पुस्तकें रखना, ये आपका क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। और ये दो शब्दों से मिलकर बना है बुक प्लस कीपिंग। कितने शब्दों से मिलकर बना है प्यारे साथियों? दो शब्दों से, बुक प्लस कीपिंग। बुक का मतलब पुस्तकें, कीपिंग का मतलब रखना, मतलब हिसाब से संबंधित पुस्तकें रखना। ठीक है। इसकी बुक कीपिंग की, पुस्त पालन की एक लेखा शास्त्री है, उसने परिभाषा दी है जिसका नाम है J.R. बॉटलीबॉय। J.R. बॉटलीबॉय के अनुसार ये ध्यान रखना है कि बुक कीपिंग की एक डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है किसने? J.R. बॉटलीबॉय ने। J.R. बॉटलीबॉय के अनुसार व्यवसाय के मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड करने व वर्गीकृत करने की कला पुस्त पालन कहलाती है। पुस्त पालन कहलाती है। ये आपको प्यारे साथियों ध्यान में रखना है कि ये जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है? J.R. बॉटलीबॉय। J.R. बॉटलीबॉय ने डेफिनेशन दी है कि व्यवसाय के मौद्रिक लेन देन। प्यारे साथियों अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि मौद्रिक लेन देन कौन से होते हैं? वे लेन देन जिनको अपन मुद्रा में माप सकते हैं, जिनको पैसे में माप सकते हैं, वो मौद्रिक लेन देन होते हैं। उनको रिकॉर्ड करने, और अपन को मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्यारे साथियों रिकॉर्ड करने के लिए व्यापारी जो है वो जनरल तैयार करता है। क्या तैयार करता है? जनरल तैयार करता है। और यदि व्यवसाय का आकार बड़ा हो तो जनरल के स्थान पर क्या तैयार करता है प्यारे साथियों? सब्सिडरी बुक्स तैयार करता है। क्या तैयार करता है? सब्सिडरी बुक्स, सहायक भैया जिनको कहते हैं। ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और वर्गीकृत करने के लिए प्यारे साथियों लेजर पोस्टिंग करता है। क्या करता है व्यापारी? लेजर पोस्टिंग करता है, जिसको खाता बही में खतौनी कहते हैं। यानी एक कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस को एक जगह करने के लिए वर्गीकृत करना कहते हैं उसको। और उसके लिए व्यापारी क्या तैयार करता है? लेजर पोस्टिंग। ये अपन आगे प्यारे साथियों डिटेल में पढ़ेंगे कि जो कला होती है यानी रिकॉर्ड करने और वर्गीकृत करने की, किसको? मौद्रिक लेन देनों को रिकॉर्ड करने और वर्गीकृत करने की जो कला होती है प्यारे साथियों, उसको क्या नाम दिया गया है? पुस्त पालन कहलाती है। क्या कहलाती है? पुस्त पालन आपकी बुक कीपिंग कहलाती है। समझ में आ गई बात? अब अपन बात करते हैं प्यारे साथियों कि पुस्त पालन और जो लेखांकन है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
पुस्त पालन और लेखांकन जो है यानी बुक कीपिंग और जो अकाउंटिंग है उन दोनों में क्या डिफरेंस है प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अपन आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पुस्त पालन जिसको अपन क्या कहते हैं, बुक कीपिंग एवं लेखांकन में अंतर। पुस्त पालन एवं लेखांकन में अंतर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये अपने को ध्यान में देना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्यारे साथियों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुस्त पालन। पुस्त पालन का मतलब होता है बुक कीपिंग और यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेखांकन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसकी अपन प्यारे साथियों बात करते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट, पुस्त पालन यह लेखा शास्त्र की पहली पीढ़ी है। लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है। क्या है? लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है। इसकी बात करें लेखांकन लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी है। लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है। तो पहला अंतर हो गया प्यारे साथियों, यह लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी यानी पुस्त पालन जो है वो लेखांकन की पहली सीढ़ी है। यानी आपको पहले पुस्त पालन करना पड़ेगा, पहले बुक कीपिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद का जो पार्ट है वो क्या होता है, लेखांकन होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पुस्त पालन क्या है, पहली सीढ़ी है और जो लेखांकन है वो लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट, पुस्त पालन का कार्य सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। लेखांकन के लिए विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तो प्यारे साथियों, दूसरा डिफरेंस अपन लिखा है कि पुस्त पालन का जो कार्य है वो सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक सिंपल नॉर्मल पर्सन जो है वो व्यक्ति भी बुक कीपिंग का कार्य कर सकता है। इसमें इतनी कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इसके रूल नहीं है, नॉर्मली कर सकता है पुस्त पालन का कार्य। जबकि लेखांकन का जो कार्य है वो विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा। विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति का मतलब है प्यारे साथियों, विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति का मतलब है जो कॉमर्स के सेक्टर में, जो वाणिज्य के सेक्टर में अच्छा खासा नॉलेज रखता है, जो अकाउंटेंट हो सकता है या जिसको अपन कोई पेशेवर व्यक्ति प्रोफेशनल कह सकते हैं। तो अकाउंटिंग का जो कार्य है उसमें प्यारे साथियों व्यापारी के द्वारा ये कैलकुलेट किया जाता है, ये जाना जाता है कि लाभ हुआ या हानि हुई व्यापार में और व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इसके लिए विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जबकि पुस्त पालन का जो कार्य है वो सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट प्यारे साथियों, यह है दैनिक कार्य है। यह दैनिक कार्य है जिसको कहते हैं डेली वर्क। यह विश्लेषणात्मक कार्य है। यह विश्लेषणात्मक, जिसको कहते हैं एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक कार्य है। तो नेक्स्ट डिफरेंस प्यारे साथियों क्या हुआ, ये दैनिक कार्य है यानी बुक कीपिंग का जो कार्य है वो डेली किया जाएगा। मतलब डेली जो व्यापारी है, डेली जो है व्यापारी अपने ट्रांजैक्शंस को बुक्स में क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा और बाद में उनका वर्गीकरण करेगा, क्लासिफिकेशन। जबकि ये जो है ये कार्य प्यारे साथियों लेखा वर्ष के अंत में किया जाएगा, और या फिर बीच में भी कभी यदि व्यापारी को जरूरत पड़े तो वो उसका कार्य कर सकता है। लेकिन सामान्यतः ये जो लेखांकन का कार्य है ये लेखा वर्ष के कब किया जाएगा प्यारे साथियों, अंत में किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं अपन, पुस्त पालन जिसको कहते हैं बुक कीपिंग स्रोत प्रलेखों के आधार पर किया जाता है। स्रोत प्रलेख
जिनको प्यारे साथियों कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट, जिनको हिंदी में कहते हैं स्रोत प्रलेख के आधार पर किया जाता है, आधार पर किया जाता है, किया जाता है। और लेखांकन, लेखांकन प्यारे साथियों, लेखांकन पुस्तपालन की सहायता से किया जाता है, पुस्तपालन की सहायता से किया जाता है, किया जाता है। ये भी आपको प्यारे साथियों ध्यान में रखना है। पुस्तपालन जो है वो स्रोत प्रलेख, जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनके आधार पर किया जाता है। अब सोर्स डॉक्यूमेंट, स्रोत प्रलेख क्या होते हैं प्यारे साथियों, उनके अपन आगे बात करेंगे कि व्यवसाय के लेन देनों की जो सत्यता दिखाते हैं, व्यवसाय के लेन देनों की सत्यता दिखाने वाले जो प्रलेख है, जो डॉक्यूमेंट है, उनको प्यारे साथियों स्रोत प्रलेख कहते हैं। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे पे इन स्लिप होता है, एक केस मेमो होता है, एक आपका बिल होता है, इनवॉइस जिसको अपन कहते हैं, बीजक कहते हैं, डेबिट कार्ड होता है, सॉरी डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। तो ये सारी क्या होते हैं? स्रोत प्रलेख होते हैं। इनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। लेखांकन जो है वो किसकी सहायता से किया जाता है प्यारे साथियों? लेखांकन किया जाता है पुस्तपालन की सहायता से। और जो पुस्तपालन है वो किसकी सहायता से किया जाता है प्यारे साथियों? स्रोत प्रलेख, सोर्स डॉक्यूमेंट्स की सहायता से किया जाता है। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जहां पर आपका बुक कीपिंग समाप्त होगा वहां से आपका लेखांकन, अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। इसीलिए तो अपन ये कहा कि पुस्तपालन लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है और लेखांकन जो है वो लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी है। जहां पर आपका बुक कीपिंग समाप्त होगा वहां से आपका अकाउंटिंग, लेखांकन स्टार्ट होगा। और एक अपन डिफरेंस की और बात करते हैं प्यारे साथियों। पुस्तपालन में जनरल, जिसको हिंदी में प्यारे साथियों रोजनामचा कहते हैं, एवं सहायक भैया, जिनको इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? सब्सिडरी बुक्स। तथा खाता बही में खतौनी, खाता बही में खतौनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्यारे साथियों लेजर पोस्टिंग। क्या कहते हैं? लेजर पोस्टिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेजर पोस्टिंग, खाता बही में खतौनी आदि को शामिल किया जाता है, आदि को शामिल किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। और इनके बारे में आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि पुस्तपालन में किस किस को शामिल किया जाता है। जनरल, जिसको रोजनामचा कहते हैं, व्यापारी सबसे पहले जो अपने ट्रांजैक्शंस को तिथिवार और क्रमवार जिस पुस्तक में दर्ज करता है उसको कहते हैं जनरल। और जो व्यापारी, जिन व्यापारी का व्यवसाय का आकार बड़ा होता है वो जनरल के स्थान पर क्या बनाता है प्यारे साथियों? सहायक भैया, जिनको सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। और किसको शामिल किया जाता है? खाता बही में खतौनी, जिसको अपन कहते हैं लेजर पोस्टिंग। क्या कहते हैं? लेजर पोस्टिंग को शामिल किया जाता है। अब बात आती है कि लेखांकन। तो लेखांकन में अंतिम खाते, लेखांकन में अंतिम खाते, जिनको प्यारे साथियों कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट्स को शामिल किया जाता है, को शामिल किया जाता है। ठीक है। तो प्यारे साथियों ये लेखांकन और बुक कीपिंग, पुस्तपालन में अपने डिफरेंस थे जो मैंने आपको सारे बता दिए। अब अपन एक बार इनकी डिटेल और देख लेते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो लेखांकन की पहली सीढ़ी होती है, लेखा शास्त्र जो है वो लेखांकन की दूसरी सीढ़ी होती है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले व्यापारी जो है वो लेन देनों को अपने जनरल में रिकॉर्ड करता है या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। इसके बाद में क्या करता है? वो लेजर पोस्टिंग, खाता बही में खतौनी करता है। और खाता बही में खतौनी
करने के बाद में आपका पुस्त पालन का कार्य समाप्त हो जाता है। किसका कार्य समाप्त हो जाता है प्यारे साथियों? पुस्त पालन का। और स्टार्ट क्या हो जाता है? अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसको पहली सीढ़ी कहते हैं लेखा शास्त्र की, और इसको लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि पुस्त पालन जो है वो सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, जबकि लेखांकन जो है वो किसी विशेष ज्ञान वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो आपका अकाउंटेंट हो सकता है, या जो कॉमर्स सेक्टर में, जो वाणिज्य क्षेत्र में अच्छा नॉलेज रखता हो, या आपका कोई पेशेवर व्यक्ति CA, CS, CWA भी हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करें कि बुक कीपिंग जो है वो दैनिक कार्य है, डेली रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को। ये एक लेखा शास्त्र जो है वो विश्लेषणात्मक कार्य है, एनालिटिकल वर्क है, जो लेखा वर्ष के सामान्यतः अंत में किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो पुस्त पालन है उसमें जनरल, सब्सिडरी बुक्स और लेजर पोस्टिंग को शामिल किया जाता है, और जो लेखांकन है अपना उसमें फाइनल अकाउंट्स को शामिल किया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये आपसे उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसको एक बार अच्छी तरह से आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, और अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट। प्यारे साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में, अपने मित्रों में, अपने साथियों में इसको शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे नेक्स्ट अपना पॉइंट अपन बात करते हैं प्यारे साथियों, लेखांकन का आधार। लेखांकन का आधार, जिसको प्यारे साथियों अपन कहेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का आधार। देखो प्यारे साथियों, पुस्तकें रखने के दो आधार हो सकते हैं। दोनों में से एक जो व्यापारी है या जो संस्था है, वो दोनों में से किसी भी एक आधार पर अपने अकाउंट्स तैयार करती है। ठीक है, दोनों को अपन अच्छी तरह से डिटेल में विस्तृत समझेंगे। एक आपका होता है प्यारे साथियों केस बेसिस, जिसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों? नगद आधार। क्या कहते हैं? नगद आधार। ठीक है, और दूसरा अपना बेसिस होता है अक्यूरल बेसिस। अक्यूरल बेसिस, जिसको प्यारे साथियों कहते हैं उपार्जन आधार। क्या कहते हैं? उपार्जन आधार। एक होता है अपना केस बेसिस और दूसरा होता है अक्यूरल बेसिस, यानी एक व्यापारी जो है या संस्था जो है वो दोनों में से किसी भी एक आधार के ऊपर अपने पुस्तकें रख सकती है। अब अपन बात करते हैं केस बेसिस पर जब अकाउंट्स रखे जाते हैं, केस बेसिस पर जब लेखांकन किया जाता है, इसमें केवल नगद प्राप्तियों, तो प्यारे साथियों इसमें केवल नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों। दोनों में अपन डिफरेंस बेसिस पे अपन इनको समझेंगे अच्छी तरह से। पहले अपन समझ रहे हैं केस बेसिस को। तो नगद आधार में क्या होता है प्यारे साथियों? इसमें केवल नगद प्राप्तियों और नगद जो भुगतान है, कैश रिसिप्ट और कैश जो पेमेंट है, कैश रिसिप्ट मतलब नगद प्राप्ति और नगद भुगतान का मतलब कैश पेमेंट को ही रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थात इसमें कोई समायोजन नहीं किया जाता है। इसमें समायोजन नहीं किया जाता है। ये भी आपको प्यारे साथियों ध्यान में रखना है, समायोजन नहीं किया जाता है। समायोजन का मतलब होता है प्यारे साथियों, कुछ खर्चे लेखा वर्ष के दौरान ऐसे होते हैं जो ड्यू तो हो गए, दे तो हो गए, यानी व्यापारी की जिम्मेदारी तो बन गया, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, उसने उसका पेमेंट नहीं किया, तो उनको बकाया हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको बकाया हुए। और कुछ इनकम ऐसी होती है प्यारे साथियों, कई प्रकार की इनकम ऐसी होती है जो लेखा वर्ष के दौरान कमा तो ली व्यापारी ने, लेकिन उसको प्राप्त नहीं हुई, उसको अपन कहते हैं उपार्जित आय। क्या कहते हैं? उसको उपार्जित आय। तो उनके समायोजन नहीं किए जाते इस मेथड में। और अपन बात करते हैं प्यारे साथियों, इस आधार को उपयुक्त नहीं माना जाता है। उपयुक्त नहीं माना जाता है।
अब प्यारे साथियों उपयुक्त क्यों नहीं माना जाता है? तो इसका कारण है कि इस मेथड में इस आधार में कोई समायोजन नहीं किए जाते हैं। जैसे कोई खर्चा है जो आपका लायबिलिटी तो बन चुका, दायित्व तो बन चुका, लेकिन आपने उसका पेमेंट ही नहीं किया, तो वो आपका समायोजन नहीं हुआ, जिसको बकाया व्यय कहते हैं। इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और एक अपना हो गया कि जैसे कोई व्यापारी ने आय कमा तो ली, लेकिन लेखा वर्ष के दौरान प्राप्ति नहीं हुई, तो उसको भी इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इस बेसिस में केवल प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि नगद प्राप्तियों का मतलब होता है कैश रिसिप्ट, और नगद भुगतानों कैश पेमेंटों का ही क्या किया जाता है प्यारे साथियों? लेखा किया जाता है। अब बात अपन करते हैं कि ये जो प्रणाली है लेखांकन की प्रणाली, ये कौन अपनाता है? तो प्यारे साथियों ये लेखांकन की प्रणाली पेशेवर व्यक्ति कौन अपनाते हैं? पेशेवर व्यक्ति, जिनको प्रोफेशनल पर्संस कहते हैं, एवं अलाभकारी संगठन, जिसको अपन कहते हैं प्यारे साथियों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अलाभकारी संगठन जिसको क्या कहते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह आधार अपनाया जाता है। ये जो केस सिस्टम है या जो केस बेसिस है, तो प्यारे साथियों पेशेवर व्यक्ति जिनको प्रोफेशनल पर्सन्स कहते हैं, जैसे सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, इनके द्वारा ये मेथड, और अलाभकारी संस्थाएं जो होती है, ये अपन ने क्या लिखा? अलाभकारी संस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। अलाभकारी जो संगठन होते हैं उनका उद्देश्य जनता और समाज की सेवा करना होता है, तो उन संस्थाओं के द्वारा ये जो नगद आधार है वो अपनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं प्यारे साथियों उपार्जन आधार की। उपार्जन आधार की अपन बात करते हैं। इस आधार के अंतर्गत व्यवसाय के लेखा वर्ष से संबंधित सभी लेन देन रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे नगद हो या उधार। अर्थात इस लेखांकन के आधार में समायोजन भी किए जाते हैं। इस लेखांकन के आधार में समायोजन भी किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं प्यारे साथियों? समायोजन भी किए जाते हैं। समायोजन का मतलब बताया मैंने प्यारे साथियों कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो चालू लेखा वर्ष में व्यापार का दायित्व तो बन चुका है, व्यापार का क्या बन चुका है? दायित्व तो बन चुका है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया, उसको बकाया व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बकाया व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो उनका भी क्या किया जाएगा? समायोजन किया जाएगा। यानी इस लेखांकन के आधार में चाहे आपका ट्रांजैक्शन नगद हो, चाहे आपका ट्रांजैक्शन क्या हो? उधार हो, दोनों ही तरह के ट्रांजैक्शंस को इस उपार्जन के आधार में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके जो समायोजन है वो भी आपके एडजस्ट करने होंगे। और समायोजन प्यारे साथियों अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। समायोजन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो व्यापार का दायित्व तो बन चुका है, लेकिन व्यापारी ने उनका लेखा वर्ष में भुगतान नहीं किया है, उसको अपन बकाया व्यय कहते हैं। और कुछ इनकम ऐसी होती है जो व्यापारी ने कमा तो ली, लेकिन चालू लेखा वर्ष में प्राप्त नहीं हुई, उसको अपन उपार्जित आय कहते हैं। उनका समायोजन भी इस उपार्जन आधार में किया जाएगा। इस विधि को लेखांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। क्या माना जाता है प्यारे साथियों? सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। यानी ये जो मेथड है इसको बेस्ट मेथड माना जाता है।
इसके अंतर्गत क्या होता है कि सही प्रॉफिट लॉस अपन इसी मेथड में, इसी लेखांकन के आधार में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मेथड जो अपनाता है वो कौन अपनाता है? व्यापारियों के द्वारा। सामान्यतः व्यापारियों के द्वारा यह लेखांकन का आधार अपनाया जाता है। यह लेखांकन का आधार अपनाया जाता है। यानी व्यापारी जो लोग होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, उनके द्वारा सामान्यतः जो अक्यूरल बेसिस है, जो उपार्जन आधार है, वो अपनाया जाता है। और एक पॉइंट इसमें यह भी ध्यान रखना है प्यारे साथियों कि उपार्जन जो आधार है वो कंपनियों के लिए अनिवार्य है। कंपनी के लिए क्या होता है प्यारे साथियों? अनिवार्य है कि कंपनी, एक जो कंपनी होती है उसको उपार्जन के आधार पर ही अकाउंट्स बनाना क्या होगा? अनिवार्य होगा। और सामान्यतः जो व्यापारी लोग होते हैं, जो कौन होते हैं? व्यापारी लोग होते हैं, वो उपार्जन आधार पर अपने अकाउंट से अपने खाते तैयार करते हैं। तो प्यारे साथियों, अपन ने क्या पढ़ा? अपना टॉपिक है कि लेखांकन के आधार, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक बार इसको अच्छी तरह से समझना है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का आधार। तो लेखांकन के आधार में अपन ने बात की, एक केस बेसिस होता है और दूसरा होता है अक्यूरल बेसिस। केस बेसिस को हिंदी में कहते हैं नगद आधार और अक्यूरल बेसिस को क्या कहते हैं? उपार्जन आधार। अब अपन बात करते हैं पहले पॉइंट की। केस बेसिस में क्या लिखा कि केवल नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों का ही लेखा किया जाता है। यदि एक व्यापारी जो है या एक जो संस्था है वो अपने अकाउंट से नगद आधार पर रखती है तो प्यारे साथियों उसमें केवल केस रिसिप्ट मतलब नगद प्राप्तियां और केस पेमेंट का ही क्या किया जाएगा? लेखा किया जाएगा। आ गई बात समझ में? दूसरा पॉइंट है इसमें समायोजन नहीं किया जाते। अभी मैंने आपको बताया प्यारे साथियों, समायोजन जैसे कोई खर्चा है और वो लायबिलिटी बन चुका है व्यापार के लिए लेकिन उसका भुगतान नहीं किया गया, उसको बकाया हुए कहते हैं। और कोई ऐसे आय जो व्यापारी ने कमा तो ली लेकिन चालू लेखा वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हुई, उसको उपार्जित आय कहते हैं। इनका लेखा नहीं किया जाता इसमें, ठीक है। इस आधार को उपयुक्त नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है प्यारे साथियों? इस आधार को इसलिए उपयुक्त नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें सही प्रॉफिट लॉस आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। जो उधार के जो ट्रांजेक्शन है उनको इस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पेशेवर ये जो मेथड है नगद आधार वो किस किस के द्वारा अपनाया जाता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है कि पेशेवर जो व्यक्ति होते हैं, जो प्रोफेशनल्स पर्सन होते हैं और जो अलाभकारी संगठन होते हैं। अलाभकारी संगठन का मतलब होता है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य जनता और समाज का कल्याण करना होता है, उन संस्थाओं के द्वारा ये नगद आधार अपनाया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं उपार्जन आधार की। तो उपार्जन आधार में प्यारे साथियों सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस को, सभी प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वे नगद हो और चाहे उधार हो। अर्थात इस आधार के अंतर्गत समायोजन भी किए जाते हैं। जो समायोजन है, जो आउटस्टैंडिंग, जो बकाया है, जो उपार्जित है, इनके और भी बाकी जैसे डेप्रिसिएशन है, मूल्यह्रास, उनका भी क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है। और इन समायोजनों को प्यारे साथियों अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस विधि को लेखांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। क्या माना जाता है प्यारे साथियों? इसे लेखांकन का सर्वश्रेष्ठ विधि या सर्वश्रेष्ठ आधार माना जाता है। अब अपन बात ये करते हैं कि उपार्जन के आधार पर अकाउंट्स कौन कौन तैयार करता है? तो सामान्यतः सभी जो व्यापारी लोग होते हैं, कौन होते हैं? जो व्यापारी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके द्वारा उपार्जन आधार पर खाते रखे जाते हैं। किसके आधार पर खाते रखे जाते हैं? उपार्जन आधार पर खाते रखे जाते हैं। और ये जो उपार्जन का आधार है, ये प्यारे साथियों आपको ध्यान में रखना है कि कंपनियों को अपनाना अनिवार्य है। जो कंपनी होती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी का मतलब है सार्वजनिक कंपनी और प्राइवेट का मतलब होता है निजी कंपनी। तो चाहे कंपनी आपकी पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उसको ये उपार्जन आधार है, इसके आधार पर खाते रखना अनिवार्य होता है। तो प्यारे साथियों एक बार इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। और आज की क्लास में अपन यहीं तक डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्यारे साथियों? हमें मोटिवेट करने के लिए आप इस वीडियो को एक बार लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।